हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फिजिक्स का आज दूसरा क्लास है। फिजिक्स के पहले नंबर चैप्टर का दूसरा क्लास है। प्रकाश के प्रावर्तन चैप्टर का आज दूसरा क्लास है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का आज दूसरा क्लास है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जब हम इस चैप्टर का शुरुआत पिछली क्लास में किए थे तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, प्रकाश के बारे में हम पूरा बता दिए थे। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं परावर्तन के बारे में। पिछली क्लास में हम आप लोगों को प्रकाश के बारे में बताए थे और आज हम आप लोगों को परावर्तन के बारे में बताने वाले हैं। तो सभी बच्चे परावर्तन के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। जितने भी सारे बच्चे हैं सब लोग परावर्तन के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज एकदम शानदार तरीके से सब पूरा शुरू से लेकर के अंत तक जो भी क्लास चलेगा एकदम बेहतरीन चलेगा। तो सभी बच्चे पहले तो क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि एकदम बेहतरीन तरीके से आज का क्लास चले। ठीक है ना? सभी बच्चे जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। और अधिकांश बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर आपका 2 क्लास कब होगा। अधिकांश बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर आपका 2 क्लास कब होगा। तो प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को बता दें कि सोमवार से हमारा 2 क्लास हो जाएगा। ठीक है ना? जिन बच्चों को ये जानने के लिए बड़ा ज्यादा उत्सुकता था कि प्रिंस सर का 2 क्लास कब से होगा, तो आपको हम बता दें कि सोमवार से हमारा 2 क्लास हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें से अभी जो आप लोगों के क्लास का टाइमिंग है, यानी कि जो बच्चे टॉपर बैच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो टॉपर बैच वाले बच्चों का जो टाइमिंग है वो ये वाला है। 1 बजे से 2 बजे मैथ चलता है बर्नवाल सर का, 2 बजे ये 2:30 बजे से 3:30 बजे तक इंग्लिश चलता है, 7 से 8 बजे तक प्रिंस सर का यानी हमारा ये क्लास चलता है, 8:30 से 9:30 बजे तक उर्दू चलता था, तो 8:30 से 9:30 बजे तक उर्दू चलता है बाबू, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 8:30 से 9:30 उर्दू चलता है। यहां पे क्या है कि उर्दू और नॉन हिंदी वाले बच्चों का हिंदी और संस्कृत नहीं होता है, तो 8:30 से 9:30 हम हिंदी और संस्कृत का क्लास रख देंगे। ठीक है ना? यानी कि जो बच्चे हिंदी और संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, हमारा 2 क्लास होगा। एक तो प्यारे बच्चे 7 बजे से हमारा डेली चल ही रहा है, 7 बजे से लगभग 8 बजे तक, 8:30 बजे तक हमारा क्लास चलता है। ठीक है ना? तो 8:30 बजे तक हम ले लेंगे साइंस और सोशल साइंस, साइंस और एसएसटी। और फिर प्यारे बच्चों हम 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, ठीक है ना, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक हम आप लोगों का हिंदी का क्लास ले लेंगे। ठीक है ना? हिंदी का ले लेंगे और संस्कृत का क्लास ले लेंगे। ठीक है ना? संस्कृत का क्लास ले लेंगे। तो ये 2 क्लास हमारा लगेगा, ध्यान रखिएगा, सोमवार से। ठीक है ना? यह 2 क्लास कब होगा बाबू? सोमवार से हमारा यह 2 क्लास होगा। अब बताओ, आप लोग खुश हो गए ना? बताइए, अब आप लोग खुश हो गए? कितने बच्चे खुश हो गए? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम खुश हो गए। जल्दी से बताओ बाबू। हाँ, आज का क्लास 7:30 बजे से चल रहा है। 7 बजे से क्लास है, क्योंकि आज आपको पता है कि पूरे सब जगह पे मॉक ड्रिल था। ठीक है ना? लाइट वगैरह जलाने का आदेश नहीं था, लेकिन कुछ लोग तो हैं कि कुछ सुनते ही नहीं है, उन पर भी हम एक वीडियो बनाए हैं शॉर्ट्स में, आप लोग जाकर के देखिएगा। तो चलिए आज की इस शानदार सी क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है ना? कल हम आप लोगों को बहुत कुछ बताए थे, एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं कि कल हम आप लोगों को क्या क्या बताए थे। ठीक है ना? कल हम आप लोगों को क्या क्या बताए थे उसका एक रिवीजन करवा देते हैं। हम आप लोगों को सबसे पहले कल भौतिक विज्ञान के बारे में बता दिए थे। जो बच्चे क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए हैं, कृपया करके एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग। ठीक है ना? जो भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, एक बार जल्दी से आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, कल हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताए थे। फिर हम आप लोगों को पूरे विस्तार से बता रहे थे लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में।
ठीक है ना, प्रकाश के बारे में बताए थे। उसके बाद प्रकाश के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताए थे, जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश का स्पीड बताए थे कि निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वायु में भी लगभग इतना ही होता है, यानी कि निर्वात यानी कि जहां पर वायु नहीं है वहां पर होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वायु में कितना होता है, तो वायु में भी लगभग इतना ही होता है, लेकिन लिखा जरूर जाता है इतना, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। अगर पूछा जाए कि वायु में और निर्वात में दोनों में ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें है, तो आप लोग बताइएगा कि ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें है, तो निर्वात में है। ठीक है ना। अगर पूछा जाए ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें है, तो बताइएगा निर्वात में ज्यादा प्रकाश की चाल है। क्लियर? क्लियर हो गया ना? ध्यान रखिएगा। ठीक है बाबू। अब उसके बाद हम आप लोगों को प्रकाश स्रोत के बारे में बताए थे कि जहां से भी प्रकाश आ रही है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगर सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो सूर्य हो गया प्रकाश का स्रोत, अगर बल्ब से प्रकाश आ रहा है तो बल्ब हो गया प्रकाश का स्रोत, मोमबत्ती से प्रकाश आ रहा है तो मोमबत्ती हो गया प्रकाश का स्रोत। ये सब चीजें हम आप लोगों को कल बताए थे। उसके अलावा हम आपको आत्मदीप्त बता दिए थे, अदीप्त बता दिए थे, प्रकीर्णन किसे कहते हैं ये बता दिए थे, प्रकाश की किरण और किरण पुंज ये दोनों बताए थे कि किरण किसे कहते हैं और किरण पुंज किसे कहते हैं, ये हम आप लोगों को बता दिए थे। उसके बाद समांतर किरण पुंज, अभिसारी और अपसारी किरण पुंज, इसके बारे में बता दिए थे। ठीक है ना। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, ये हम आप लोगों को बता दिए थे। उसके बाद प्यारे बच्चे हम आप लोगों को एक दो क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद निम्न में कौन सा कथन सही है, तो ये बताइएगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये सब चीजें ना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। उसके अलावा प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हम आप लोगों को कल बताए थे। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी, इसके बारे में हम आप लोगों को कल बता दिए थे। ठीक है ना, कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ जो है वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी और पारभासी। तो ये सब चीजें ना हम आप लोगों को कल कंप्लीट करवाए थे। अब उसके बाद आज हम आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक बताने वाले हैं, प्रकाशीय माध्यम। याद रखिएगा, आज हम आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक बताएंगे जिसका नाम है प्रकाशीय माध्यम। प्यारे बच्चों, यहां पर से आप लोग ना जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना। आज बच्चों की संख्या कम है, क्या बात है? कल 2000 से अधिक बच्चे थे, लगभग 2200-2300 बच्चे थे, और उससे लगभग 700 बच्चे आज कम है। सोच लीजिए, कल पहला क्लास था तो 2200 बच्चे, आज दूसरा क्लास है तो मात्र 1600-1700 बच्चे। ये कहीं से हजम नहीं हो रहा है। और अगर इस तरीके का अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा तो कुछ आपका होने वाला नहीं है। आप लोग युद्ध लड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, आप लोग युद्ध लड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए निरंतरता चाहिए। आप लोग परीक्षा रूपी युद्ध लड़ रहे हैं। भले आप लोग बॉर्डर पे जाकर के सेना के साथ न लड़ रहे हो, अपने जीवन के साथ आप युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन के इस युद्ध में हार जाएंगे अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आप मेहनत करिए। ठीक है ना, इसलिए आप मेहनत करिए। बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बाबू? हाँ, इस बात का ना आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? और उर्दू का क्लास कल से चलेगा। जो भी बच्चे उर्दू वाले अगर कमेंट कर रहे हैं कि उर्दू का क्लास क्यों नहीं हो रहा है, तो उर्दू का क्लास आपका कल से चलना शुरू हो जाएगा। देखो बाबू, प्रकाशीय माध्यम हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, लाइट निकल रहा है, जैसे मान लिया जाए, आपको हम प्रकाशीय माध्यम समझाते हैं, समझिएगा। यहां पे मान लिया जाए एक मोमबत्ती जल रहा है। ठीक है ना, यहां पे एक मोमबत्ती जल रहा है इस तरीके से। ठीक है, एक मोमबत्ती यहां पे जल रहा है। ठीक है ना, और इस मोमबत्ती का जो लाइट है वो हमारी आंखों तक कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है ना, मोमबत्ती का जो लाइट है वो हमारी आंखों तक कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब आप लोग बताइए, यहां मोमबत्ती जल रहा है और मोमबत्ती का जो लाइट है वो यहां हमारी आंखों से दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, जैसे हम आप लोगों को एक एग्जांपल दें कि इस कमरे में लाइट है, लाइट जल रहा है और हमारी आंखों तक ये लाइट पहुंच रहा है। तो प्यारे बच्चों, लाइट और हमारे आंखों के बीच में क्या है?
कौन सा ऐसा माध्यम है जो लाइट को हमारी आंखों तक पहुंचा रहा है? कुछ ना कुछ तो माध्यम है ना। कुछ नहीं है तो बीच में हवा तो है। बताओ बाबू, हवा तो है ना। जैसे यहां पे मोमबत्ती जल रहा है तो मोमबत्ती और आंख के बीच में, मतलब इधर क्या है, मोमबत्ती और आंख के बीच में यहां पे क्या है, हवा है। यानी कि हवा जो है एक माध्यम का कार्य कर रहा है। हवा जो है एक माध्यम का कार्य कर रहा है। अगर कोई पानी में डुबकी लगा करके टॉर्च जला दे तो माध्यम क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई पानी में डुबकी लगा करके टॉर्च जला दे तो माध्यम क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां से प्रकाश की किरणें निकल करके, एक ऐसा क्षेत्र जहां से प्रकाश की किरणें निकल करके हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसे ही हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्लियर हुआ? एक ऐसा क्षेत्र जहां से प्रकाश की किरणें निकल करके हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्लियर हुआ? और दो प्रकार का प्रकाशीय माध्यम होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हवा सब जगह का एक जैसा है तो वो कहलाएगा समांगी माध्यम। दो प्रकार का माध्यम होता है, समांगी और विषमांगी। ठीक है ना? पहले तो प्रकाशीय माध्यम, अगर परिभाषा पूछेगा परीक्षा में तो ऐसे ही लिखिएगा कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकल करके आंखों तक पहुंचती है। ठीक है ना? यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकल करके आंखों तक पहुंचती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, ये सब हो गया प्रकाशीय माध्यम। और ये प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के प्रकाशीय माध्यम होते हैं। कौन कौन? एक समांगी और दूसरा विषमांगी। अगर आपसे पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, क्या जवाब दीजिएगा? बताओ बाबू जल्दी से। अगर आपसे पूछे कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं तो क्या जवाब दीजिएगा? प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं तो क्या जवाब दीजिएगा? दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के। कौन कौन? समांगी और विषमांगी। समांगी क्या हुआ? देखो बाबू, समांगी मतलब अलग अलग करिएगा तो क्या होगा, समांगी को अगर आप अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, समजोड़ अंगी। यानी कि सब जगह का अगर अंग सेम जैसा है तो उसी को समांगी कहेंगे। तो लिखेंगे कि यह एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे एक कांच लेते हैं, हम एक कांच लेते हैं और कांच से प्रकाश को आर पार करते हैं। कांच से प्रकाश आर पार होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो कांच का जो बनावट होता है वो सब जगह पर एक जैसा है। ऐसा है कि यहां पे कांच से प्रकाश जा रहा है, बाकी यहां पे कांच से प्रकाश नहीं जाएगा। सब जगह का जो प्रकाश होगा वो एक जैसा होगा। यानी कि कांच हो गया समांगी माध्यम। अगर पानी में डुबकी लगा करके हम टॉर्च जलाते हैं तो पानी एक जैसा होता है, सब जगह पे पानी एक जैसा होता है। ऐसा नहीं होगा कहीं पे पानी गाढ़ा रहेगा और थोड़ा दूर और रोशनी आगे बढ़ा तो वहां पर पानी जो है वो गाढ़ा नहीं है। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। पानी अगर है तो सब जगह पर एक जैसा होगा। तो इसलिए पानी और कांच जो हो गया वो क्या हो गया, समांगी माध्यम। लेकिन अगर बात करें प्यारे बच्चों हवा का, तो जैसे हवा जैसे मान लिया जाए बात करें हवा का, तो हवा जो हो गया वो कहीं पर गर्म है, कहीं पर ठंडा है। जैसे इसी रूम की हम बात करते हैं, इस रूम में जो ठंडा हवा है वो नीचे है, जो गर्म हवा है, गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। आपको पता है ना कि जो हवा गर्म हो जाता है वो ऊपर उठ जाता है। तो बाबू ठंडा हवा नीचे है, गर्म हवा ऊपर है। यानी कि हवा जो है वो एक जैसा नहीं है। हवा ऊपर में गर्म है, हवा नीचे में ठंडा है। तो ये हो गया विसमांगी माध्यम। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, एक समांगी माध्यम यानी कि प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान है। प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान है। वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान है उसको कहेंगे समांगी माध्यम। और वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है उसे हम लोग विसमांगी माध्यम कहते हैं। तो बाबू समांगी और विसमांगी आप लोगों का कंफर्म हुआ? बताइए जल्दी से। समांगी और विसमांगी क्या आप लोगों का कंफर्म हुआ? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी बच्चे एक बार जल्दी से बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो फिर डबल सी लिखिए। और आप लोगों को हम बार बार ये सचेत कर रहे हैं कि निरंतरता लाइए अपने अंदर। ठीक है ना? अपने अंदर एकदम निरंतरता लाइए, क्योंकि आप लोग रेगुलर नहीं रह पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल इधर उधर हो जा रहे हैं, उसका बहुत सारा कारण है। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे, लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई से ज्यादा तवज्जो आईपीएल को दे रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि अरे अभी परीक्षा है, परीक्षा 2026 के फरवरी में है।
अभी से पढ़ करके क्या होगा, अभी आईपीएलवा छूट जाएगा, आईपीएलवा 15-20 दिन क्या और बचा है, 1 महीना क्या और बचा है, देख लेंगे तो आईपीएल क्लियर हो जाएगा। आईपीएल छूट जाएगा तो फिर आएगा, अरे बाप कितना महत्वपूर्ण चीज है। तो कुछ लोग आईपीएल को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है ना, और उनको पता नहीं है कि हमारे पिताजी का नाम बीपीएल लिस्ट में है। जो लोग आईपीएल को तवज्जो दे रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे पिताजी बीपीएल लिस्ट में आते हैं, हैं? पिताजी हैं बीपीएल लिस्ट में और बेटा देख रहा है आईपीएल। अरे अपने पिताजी को बीपीएल से बाहर निकालने का काम करिए। बीपीएल मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे। तो पिताजी किसी तरीके से गरीबी में अपना जिंदगी गुजार रहे हैं और आप जो है वो आईपीएल देख रहे हैं। बताइए, आप लोग आईपीएल देख रहे हैं, तो छोड़िए इन सब चीजों को, ठीक है ना। एक स्टूडेंट के लिए ये सब चीजें नहीं बना है आईपीएल, ये सब उनके लिए बना है जो, क्या हम कह सकते हैं किन के लिए बना है, मतलब जो लोग बेरोजगार हैं वो अपना देखते रहे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आईपीएल से क्या मतलब है भाई, हमको ये नहीं लगता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझिए और पढ़ाई को तवज्जो दीजिए आप लोग, तो ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बाबू। एक बार जल्दी से यस डबल सी, आप लोग शायद नहीं लिखे हैं, एक बार जल्दी से डबल सी करिए, तब हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को अब आगे हम बताते हैं। बताओ जल्दी से, हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों प्रकाश में बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, छाया। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे परावर्तन पर, परावर्तन पढ़ाएंगे। अच्छा, छाया मतलब समझते हैं, बताओ बाबू, छाया मतलब समझते हैं? छाया मतलब होता है परछाई। जैसे आप अगर यहां पे खड़ा है तो आपका परछाई देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से बनता है। आप लोग देखते होंगे कि अगर लाइट इधर से आ रहा है तो हमारा परछाई जो है वो इधर बनेगा। जिधर से लाइट आ रहा है उसके विपरीत दिशा में परछाई बनता है, पता है कि नहीं है? जिधर से लाइट आ रहा है उसके विपरीत दिशा में परछाई बनता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है, यहां पर कोई वस्तु है, यहां पर कोई आदमी खड़ा है, तो उसका परछाई इधर बनेगा, ठीक है ना। यानी कि सूर्य, यानी कि जिधर से प्रकाश आ रहा है उसके विपरीत दिशा में परछाई बनता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, हाँ याद रहेगा ना। जिधर से भी प्रकाश आ रहा है उसके विपरीत दिशा में क्या बनता है, परछाई बनता है। तो यहां पे है कि छाया, छाया को ही परछाई बोलते हैं। आप लोग तो अपना अपना परछाई सब लोग देखे होंगे, देखे हैं ना, एक बार बताइए। आप लोग अपना अपना परछाई तो सब लोग देखे होंगे, कोई भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो परछाई ना देखे होंगे। बताओ बाबू जल्दी से, जल्दी से एक बार बताइए। कोई भी बच्चे ऐसे तो ना होंगे जो अपना परछाई ना देखे होंगे। अपना परछाई तो सब लोग देखते हैं, और जिनको अपना परछाई दिखाई नहीं पड़ रहा है समझो आदमी नहीं है, भूत है, ठीक है ना। क्योंकि भूत का परछाई नहीं बनता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि हमें तो आज तक भूत से दर्शन ही नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं समाज में, जो लोग इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं कि भूत का परछाई नहीं बनता है। हम तो इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता है किस प्रकार का कोई चीज होता है, ठीक है ना। और अगर होता है तो एक आध दिन हमें दिखाई पड़ जाए, हमें विश्वास हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें नहीं लगता है किस प्रकार का कोई चीजें होता है। आप लोग को अगर कभी भूत भात से दर्शन हुआ हो तो बताइएगा जरूर, ठीक है ना। देखो बाबू, छाया किसे कहते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा छाया के बारे में, कि जब भी प्रकाश कहीं से आ रहा है, ठीक है ना, प्रकाश का कोई रास्ता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए, आप लोग समझिएगा, यहां से हम टॉर्च जलाए, या फिर यहां से ध्यान रखिएगा, यहां पर मान लिया जाए एक मोमबत्ती जल रहा है, यहां पे एक मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है ना। यहां से प्रकाश निकला, और यहां से जब प्रकाश निकलेगा और यहां पर मान लिया जाए कोई आदमी खड़ा है, तो इसका परछाई इधर बन जाएगा। यानी कि इधर से लाइट आ रहा है तो इसके विपरीत दिशा में इधर परछाई बनेगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, परछाई हमेशा अपारदर्शी वस्तु का ही बनता है, समझ में आ रहा है ना। जिससे होकर के प्रकाश की किरण आर पर कर जाएगा उसका परछाई नहीं बनता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई कांच है, कांच से ये प्रकाश आर पार कर जाता है, तो कांच का कभी भी परछाई नहीं बनेगा। हमारा शरीर है, हमारा शरीर अपारदर्शी है,
हमारे शरीर के आर पार प्रकाश नहीं करेगा तो हमारे शरीर का परछाई बनता है। यानी कि जो भी वस्तु अपारदर्शी है परछाई सिर्फ उसका बनेगा, जो पारदर्शी वस्तु है उसका परछाई नहीं बनता है। क्लियर हुआ बाबू? ठीक है ना। F बराबर R/2 कब सिद्ध होगा सर? आगे सिद्ध होगा बाबू, हड़बड़ाइए नहीं, सब कुछ बताएंगे। F बराबर R/2 भी बताएंगे, 1/V + 1/U बराबर 1/F भी बताएंगे, सब कुछ आपको समझाएंगे। दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए, F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए सब कुछ आपको हम बता देंगे, थोड़ा बारी बारी से हम सब बता देंगे, चिंता न करिए आप लोग, ठीक है ना। तो परछाई के बारे में, परछाई का परिभाषा याद रखिएगा कि जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, प्रकाश के गमन पथ पर प्रकाश जैसे जा रहा है उसके अगर रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है। कोई अपारदर्शी वस्तु है तो प्रकाश का किरण उसको पार नहीं करेगा, और प्रकाश का किरण उसको पार नहीं करेगा जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है और उसी को हम छाया कहते हैं। जैसे यहां पे कोई आदमी खड़ा है, कोई वस्तु रखा हुआ है और चूंकि ये अपारदर्शी है, इससे प्रकाश की किरणें पार नहीं करेगा, तो एक ब्लैक रंग का, यानी कि परछाई का रंग कैसा होता है? काला, यानी कि अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, और अंधेरा क्षेत्र बनता है उसी को हम लोग छाया कहते हैं। अच्छा, अगर आप लोग आईपीएल देखते हैं या फिर कभी भी अगर मैच देखे होंगे तो देखते होंगे कि जो खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में होता है, अगर रात में मैच हो रहा है, रात में अगर मैच हो रहा है तो देखिएगा कि खिलाड़ी का 4 गो परछाई बनता है। कभी नोटिस किए हैं इस बात का आप लोग कि खाली आईपीएल देखते हैं, छक्का मारा चौवा मारा, सिर्फ यही देखते हैं कि ये भी नोटिस कभी किए हैं कि एक खिलाड़ी का 4 गो परछाई बनता है। क्यों 4 परछाई बनता है पता है? 4 परछाई क्यों बनता है पता है? क्योंकि जो प्लेग्राउंड होता है, जो क्रिकेट का मैदान होता है, उसमें 4 गो बड़का बड़का वेपर लाइट लगाया जाता है। ठीक है ना बाबू? 4 गो बड़का बड़का वेपर लाइट रखता है चारों साइड में, इधर साइड मतलब इस कोना पर, इस कोना पर, आगे से 2 गो लाइट, 4 गो लाइट जलता है। उधर से लाइट आया तो उसका परछाई इधर बना, इधर से लाइट आया इसका परछाई इधर बन गया, इधर से लाइट आया इसका परछाई इधर बन गया, और इस तरीके से एक खिलाड़ी का 4 परछाई बनता है। ठीक है ना। यानी कि जिधर से लाइट आएगा उसके विपरीत साइड में उसका परछाई बनता है। तो यही लिखिएगा कि जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। उसे हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। क्लियर हो गया बाबू यहां तक? अगर यहां तक क्लियर हो गया तो समझिए कि लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अब हम लोग आएंगे एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है परावर्तन। ठीक है ना? बताओ बाबू। अब हम लोग आएंगे एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है परावर्तन। बताइए, यहां तक सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार पूरा कमेंट बॉक्स डबल सी से भर दीजिए। एक बार पूरा कमेंट बॉक्स डबल सी से भर जाना चाहिए बाबू, तब ना समझ में आएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया है। बताओ, एक बार पूरा कमेंट बॉक्स जो है ना वो डबल सी से भर जाना चाहिए, तब मजा आएगा पढ़ाने में। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर, पूरा कमेंट बॉक्स एकदम भर जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर, जल्दी से पूरा कमेंट बॉक्स कॉन्सेप्ट क्लियर से भर जाना चाहिए। बताओ बाबू जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का डबल सी है ना? आज का मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का है। मैच हो गया, रात में ही मैच हो गया इंडिया पाकिस्तान का, अब दोबारा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है बाबू, अब इसको समझते हैं।
प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, अब इसको समझते हैं हम लोग। जैसे देखिए, अब आप लोग जरा चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। यह एक प्रवर्तक सतह है। यह सतह दीवार भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, जिस दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं वो दर्पण भी हो सकता है। तो यह एक सतह है, ठीक है ना। और यहां से एक टॉर्च जलाया गया है, यहां से एक टॉर्च जलाया गया, ये टॉर्च को ना जलाया गया। जब इस टॉर्च को जलाया गया तो इसका रोशनी आकर के इस सतह से टकराया, और इस सतह से रोशनी टकराने के बाद, जैसे ही इस सतह से रोशनी टकराया, यह रोशनी देख रहे हैं कि अपने ही माध्यम में यह रोशनी वापस आ गया। दिखाई पड़ रहा है बाबू? अब समझिएगा इस चीज को। प्रकाश का प्रवर्तन अब हम आपको समझा रहे हैं। प्रकाश का प्रवर्तन जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और पूरा चैप्टर तो प्रवर्तन ही है ना। पूरा जो चैप्टर है वो क्या है? प्रवर्तन ही है। अच्छा, एक बात बताइए, आप अपने हाथ में एक बॉल लेते हैं, गेंद लेते हैं, और गेंद को दीवार पे ऐसे मारते हैं, दीवार पे से गेंद वापस आता है कि नहीं आता है? यानी कि जाता है, सतह पे टकराता है, और टकराने के बाद वापस आता है। कभी ऐसा किए होंगे ना कि जब हाथ में गेंद हो और हम जब अकेले हैं तो गेंद को ऐसे दीवार पर फेंकते हैं, दीवार पर से टकरा करके गेंद वापस आता है, उसको कैच करते हैं। ये वाला खेल तो आप लोग खेले होंगे। सेम उसी प्रकार का है। यहां पे जो लाइट है प्यारे बच्चों, वो सतह से टकराया, और सतह से लाइट टकराने के बाद यह जितना डिग्री कोण पर यह आ रहा है, उतना ही डिग्री कोण पर यह वापस चला जाता है। समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे समझिए। ये तो चित्र के माध्यम से समझ गए। ये चीज तो आप लोग घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। एक आईना ले लीजिए जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, चेहरा देख करके रोज एकदम फेयर लवली लगाते हैं ना, वो वाला आईना ले लीजिए, और उस आईने को ऐसे रख दीजिए, और उस पर ऐसे टॉर्च जलाइए। समझ में आ गया ना? आईना को ऐसे रखिए और टॉर्च जलाइए। देखिएगा कि हम टॉर्च आईना पे जला रहे हैं, लेकिन यहां से प्रकाश का प्रवर्तन होकर के दीवार पे प्रकाश जा रहा है। ये चीज आप नोटिस करिएगा। यहां पे हम आईना जला रहे हैं, और आईना जलाने के बाद ये ऊपर की ओर भागता है। ये चीज कभी नोटिस किया है आप लोग? कर सकते हैं, अपने घर पर भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे मान लिया जाए यह कोई सतह है, इस तरीके से आप लोग समझिए, यह कोई सतह है, ठीक है ना। यह कोई क्या है? सतह है। सतह, इसको हम लोग कहते हैं प्रावर्तक सतह। इस सतह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ध्यान, एकदम नाम ध्यान रखिएगा। इस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह, यानी कि इसी सतह से टकरा करके परावर्तन होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यह हो गया एक परावर्तक सतह, ठीक है ना। हाँ, यह हो गया परावर्तक सतह। अब मान लिया जाए यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहां से कोई प्रकाश का किरण ऐसे आया, ठीक है ना। ये प्रकाश का किरण ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये प्रकाश का किरण आया, और प्रकाश का जो किरण है इस बिंदु पर आकर के टकराया, ठीक है ना। प्रकाश का जो किरण है वो ऐसे सीधे आया, और प्रवर्तक सतह के इस बिंदु पे टकराया, और इस बिंदु पे टकराने के बाद यह प्रकाश का जो किरण है वो एकदम ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। ये प्रकाश का किरण ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यह जो सतह है, यह प्रकाश के किरण को उसके ही माध्यम में वापस कर देता है, ठीक है ना। उसके ही माध्यम में वापस कर दिया। जो भाई तुम जिधर से आए हो उधर चल जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्यारे बच्चों, यह प्रकाश का किरण ऐसे आया और इधर से वापस चला गया। समझ में आया बाबू? जल्दी से बताइए एक बार, जल्दी से बताइए। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया ना? जितना डिग्री कोण पर यहां से ये आया, उतना ही डिग्री के कोण पर यहां से ये वापस भी जाएगा। समझ में आ गया ना? इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहां से ये आया और यहां से ऐसे वापस चला गया। क्लियर हुआ? ठीक है ना? हाँ, यहां से आया, यहां से ये वापस चला गया। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर टॉपर हैंड नोट्स। देखो बाबू, रंजन वर्मा जो कि इस बार बिहार टॉपर बना था, उस समय तो भीड़ भाड़ में उसका हमें नोट्स लेने का ध्यान नहीं रहा, और फिलहाल वो अभी चला गया है राजस्थान।
राजस्थान के कोटा, ठीक है ना, और वो कोटा में है। आप लोगों का कमेंट पढ़ने के बाद हम उनसे बात किए थे कि वो अभी कोटा में है, तो जब भी वो कोटा से वापस आएंगे वो हमें कॉल करेंगे, और जब कॉल करेंगे तो वो आपको हम नोट्स उस समय प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। नंबर 1 बिहार का नंबर 1 रैंक वाले का नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अभी फिलहाल आप लोग पढ़ाई करिए, खुद का नोट्स बनाइए, उनके पास भी यही नोट्स होगा जो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, उनके पास कोई अलग नोट्स नहीं होगा, ठीक है ना, उनके पास कोई अलग नोट्स नहीं है, यही वाला नोट्स है जो आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। बस उनका हैंडराइटिंग देख सकते हैं, हैंडराइटिंग तो ऐसे भी आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। हैंडराइटिंग के लिए हम एक शॉर्ट्स वीडियो भी शायद बनाए हैं, या फिर उनका इंटरव्यू जो लिए थे ना वहां पे हम उनका हैंडराइटिंग दिखाए हैं। बाकी नोट्स टोटल यही है, ठीक है ना, जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग नोट्स के लिए चिंता ना करिए, अपना फ्रेश नोट्स बनाइए और अपना नोट्स बना करके आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। हाँ, समझ में आया बाबू? क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया? देखो बाबू, सबसे पहली चीज याद रखना, यह कोई एक प्रवर्तक सतह है, और प्रवर्तक सतह के बाद यहां से कोई एक किरण आ रही है। जो किरण आ रही है, इस किरण को हम लोग नाम देते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। इस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। इस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और ये आपतित किरण ऐसे आया और यहां पे इस बिंदु पे टकराया, और जिस बिंदु पे टकराया इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं बाबू? आपतन बिंदु। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा। आपतन बिंदु, ठीक है ना। जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आकर के टकराया उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और यहां से टकराने के बाद ये अपने ही माध्यम में वापस चला गया। तो जो प्रकाश का किरण टकराने के बाद वापस गया, इस प्रकाश के किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। बोलो बाबू, याद रहेगा। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया आपतन बिंदु, ये हो गया प्रवर्तक सतह, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिएगा, ये जो आपतन बिंदु है, हम यहां पर एक सीधा लाइन ऐसे खींच दिए 90 डिग्री का। सीधा लाइन एक खींच दिए, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो प्यारे बच्चों, यह जो सीधा लाइन हम खींच दिए, इसको हम लोग कहते हैं, क्या पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग गणित में पढ़े होंगे लंब, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं बाबू? अभिलंब कहते हैं। क्लियरली याद रहेगा, इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जरा बताइए, ठीक है ना। और यही है पूरा प्रकाश का प्रवर्तन, इसी को कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। तो अगर प्रकाश के प्रवर्तन का परिभाषा लिखना रहे तो क्या लिखेंगे? अगर प्रकाश के प्रवर्तन का परिभाषा लिखना रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे? एकदम सिंपल है, लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण, सुनिएगा, यहां से मान लिया जाए कि हम कोई टॉर्च जलाए, ठीक है ना बाबू। यहां से हम एक टॉर्च जला देते हैं, यहां से हम एक टॉर्च जलाए, ठीक है ना, यहां से एक टॉर्च जला, यहां से प्यारे बच्चों एक टॉर्च जला, ठीक है, यहां से एक टॉर्च जला, और इस टॉर्च को जलने के बाद यहां से प्रकाश निकला, ठीक है ना। यहां से एक टॉर्च जला, यहां से प्यारे बच्चों एक प्रकाश निकला। तो जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, यहां पे आया, ठीक है ना। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद, ये सतह है, इस सतह से प्रकाश का किरण टकराया, तो जब कोई प्रकाश की किरण सतह से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? उस घटना को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश का परावर्तन। बोलो बाबू, यहां तक समझ में आ गया सब बच्चों को? इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं?
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो प्रकाश के परावर्तन का अगर परिभाषा लिखना हो तो एकदम सिंपल तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। चूंकि आज दूसरा क्लास है, हम इसलिए लिख दिए हैं दूसरा क्लास, सेकंड क्लास। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा करके अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने के इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया बाबू? एकदम सिंपल परिभाषा है। जब कोई प्रकाश की किरण, यहां से टॉर्च जला, प्रकाश का किरण निकला, तो प्रकाश की किरण आया, सतह से टकराया, आया, सतह से टकराया, तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट गया, तो अपने माध्यम में जब प्रकाश का किरण वापस लौट जाए तो लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बताओ बाबू, समझ में आ गया? जल्दी से एक बार बताइए सब बच्चे, क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से एक बार बताइए बाबू, प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया? एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए ना कि हाँ सर समझ में आ गया। एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए कि यस सर समझ में आ गया। बोल तो दिए भाई कि सोमवार से हमारा 2 क्लास हो जाएगा। अब एक ही बात को कितना बार बोले? आप लोग बहुत कमेंट करते हो भाई, इतना कमेंट करते हो ना कि हम उतना कमेंट पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है ना? उतना कमेंट सेहत के लिए ठीक नहीं है। मतलब कमेंट कम करना चाहिए ताकि कभी कभी हम पढ़ें उसको। ठीक है ना? एक बात आप लोग हमेशा जानते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, लोग उसकी बातों का वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है ना? आप दिन भर बड़बड़ाते रहिए, आपका कोई बातें नहीं सुनेगा। तो जो लोग बहुत ज्यादा बोलता है ना, उसका बात लोग नहीं सुनता है। लेकिन जो लोग शांत रहता है, बहुत सोच समझ करके कभी कभार एक आध बात बोला, उसकी बात को लोग गंभीरता से सुनता है। ठीक है ना? तो आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते रहते हैं। अगर कभी कभी आप अगर गंभीरता से कोई कमेंट करें तो उस चीज को हम भी जरा ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग इतना ज्यादा कमेंट करते हैं ना कि हम कभी पढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है ना बाबू? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब आगे बढ़ जाए हम लोग। बताओ बाबू, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है। क्या कमेंट कर रहे हैं जी? आप कल गलत पढ़ाए थे सर, मेरी बात को जरूर से सुनिए प्लीज सर। हमारी बहुत कुछ नहीं है। क्या लिख रहे हैं? हमारी बहुत कुछ नहीं है। कहाँ पे कल मिस्टेक हुआ था? आशीष रंजन, अगर कहीं पे कल मिस्टेक हो गया हो तो हम उसको देख लेंगे, लेकिन हमारे ख्याल से कहीं भी मिस्टेक हुआ नहीं है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक सब लोग समझ गए ना? अब एक चीज यहां पे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा बाबू। अब एक चीज आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लिया जाए यह कोई सतह है। ठीक है ना? यह कोई सतह है और इस सतह पर कोई प्रकाश का किरण आया और यहां टकरा करके ये वापस चला गया। ठीक है ना? ये तो समझ गए आप लोग, ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग को समझ में आ गया। लेकिन अब एक दूसरा ये भी तो हो सकता है कि यह वाला जो सतह है एकदम चिकना है। यह सतह कैसा है? एकदम चिकना है। हो सकता है कि सतह चिकना ना रह करके इस प्रकार से रहे। यह भी तो संभव है ना कि सतह जो है वो चिकना ना रह करके रुखड़ा रहे। सब घड़ी टॉर्च जलेगा तो चिकने सतह पर थोड़ी ना पड़ेगा। बताओ बाबू, हो सकता है कि टॉर्च जलाएं अब बिना प्लास्टर वाला दीवार रहे तो रुखड़ा सतह हो गया। बताइए, अगर प्लास्टर वाला दीवार एकदम पुट्टी किया हुआ है, टॉर्च जलाएंगे एकदम सीधे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर रुखड़ा दीवार है, रुखड़ा सतह है, ठीक है ना, ये हो गया प्यारे बच्चों चिकना सतह। समझिएगा, ये हो गया चिकना सतह। ये कैसा सतह है? चिकना सतह है। ये कैसा सतह है? ये है रुखड़ा सतह। ये कैसा है? ये है रुखड़ा सतह। ठीक है ना? अब बताओ बाबू, ये जो सतह है यहां पे चाहे जहां भी प्रकाश का किरण आए, हो सकता है यहां पे प्रकाश का किरण आएगा ऐसे निकल जाएगा, यहां पे प्रकाश का किरण आएगा ऐसे निकल जाएगा। यह संभव है कि नहीं है? बिल्कुल संभव है। अब आप लोग को पता है बिल्कुल संभव है। लेकिन इस प्रकार से जो रुखड़ा सतह होता है, अब ये रुखड़ा सतह पर प्रकाश का किरण यहां आएगा और यहां से ये ऐसे निकलेगा। ठीक है ना? एक जो मान लिया जाए एक किरण और आया। ठीक है बाबू, एक किरण और आया कहां पे? एक किरण और आया यहां पे। अब ये जो है यहीं से निकल गया।
ठीक है ना, यहां से किरण आया, यहां इधर निकल गया, मतलब किधर पता ही नहीं चल रहा है कि टकराया कहां और गया कहां। रुखड़ा सतह भी तो हो सकता है ना बाबू, बताओ जल्दी से, हाँ या ना। सब बड़ी चिकने सतह तो नहीं ना मिलेगा, रुखड़ा सतह भी मिल सकता है। यानी कि ध्यान रखिएगा, अगर प्रकाश का परावर्तन चिकना सतह से हो रहा है चाहे रुखड़ा सतह से हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना, जो प्रवर्तक सतह होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का प्रवर्तक सतह हम लिख देते हैं यहां पर, ध्यान रखिएगा, दो प्रकार का प्रवर्तक सतह, दो प्रकार का परावर्तक सतह, दो प्रकार का परावर्तक सतह। ये जो प्रवर्तक सतह है वो कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। एक है चिकना सतह और एक है प्यारे बच्चों रुखड़ा सतह। समझिएगा जरा ध्यान से। तो अगर चिकना सतह से, ठीक है ना, और चिकना सतह से अगर लगातार, अगर नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको कहेंगे हम लोग नियमित परावर्तन। और अगर रुखड़ा सतह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो उसको कहेंगे अनियमित परावर्तन। यानी कि चिकना सतह से अगर प्रकाश का परावर्तन हो तो इसको हम लोग कहेंगे नियमित परावर्तन। क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। क्या कहेंगे बाबू? नियमित परावर्तन। और अगर रुखड़ा सतह से हो तो इसको हम लोग कहेंगे अनियमित परावर्तन। क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। समझ में आ गया बाबू? बताओ, अगर जो प्रकाश का परावर्तन है वो चिकना सतह से हो रहा है तो उसको कहेंगे नियमित परावर्तन। अगर प्रकाश का परावर्तन रुखड़ा सतह से हो रहा है तो उसको कहेंगे अनियमित परावर्तन। समझ में आ गया? एक बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बहुत स्लो सिलेबस पढ़ा रहे हैं, हमें फास्ट पढ़ाना भी आता है। अगर आपको लगता है कि सर आप इन सब चीजों पर ज्यादा समय ना दीजिए तो फिर कहिए, हम रपेट देते हैं, ठीक है ना। हम तो भाई ड्राइवर हैं, हमको गाड़ी तेज चलाना भी आता है, गाड़ी स्लो चलाना भी आता है। हम तो उन सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए स्लो पढ़ा रहे हैं जिनको हो सकता है कि कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आता हो। सब लोगों का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोगों को तेजी में भी पढ़ाओ तो समझ में आ जाता है, कुछ लोग को आराम आराम से पढ़ाओ तब समझ में आता है, ठीक है ना। तो हम तो इसलिए स्लो पढ़ाते हैं, नहीं तो हमें फास्ट पढ़ाना भी आता है, ठीक है ना। अब आप लोग जैसा कहो वैसा करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे कि थोड़ा और फास्ट पढ़ाइए, ठीक है ना। अच्छा चलिए आज पूछ ही लेते हैं। जिन बच्चों को लग रहा है कि स्लो है, थोड़ा और फास्ट होना चाहिए, वो कमेंट में 1 लिखिए। जिनको लग रहा है कि नहीं सर एकदम ठीक है, जैसे पढ़ा रहे हो वैसे पढ़ाइए, वो 2 लिखिए। और जिनको लग रहा है कि नहीं सर फास्ट पढ़ाइए, वो लिखिए 3। जिनको लग रहा है कि स्लो है, चाहे चलिए ना 2 ही ऑप्शन देते हैं, ए और बी। जिनको लग रहा है कि स्लो है, फास्ट होना चाहिए, वो लिखिए कमेंट में ए। जिनको लग रहा है कि ठीक ठाक है वो लिखिए बी। ए और बी आप लोग लिखिए, ठीक है ना, ताकि हमें पता चल जाए। जिनको लग रहा है कि सर जी फास्ट और कर दीजिए, वो लिखिए बी। जिनको लग रहा है नहीं, फिर हम गड़बड़ा गए। जिनको लग रहा है कि स्लो है, फास्ट कर दीजिए, वो लिखिए क्या? ए। जिनको लग रहा है कि नहीं सर जी ठीक है, बी वाले हैं वो ठीक है, बी वाले ठीक है, और ए वाले फास्ट करिए। ए वाले लिखेंगे फास्ट। तो ए और बी में कौन सा ऑप्शन चुनेंगे आप लोग? अरे कुछ लोग ए लिख रहे हैं, कुछ लोग बी लिख रहे हैं। ऐसा करते हैं, न ए न बी, थोड़ा सा और तेज हो जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा और फास्ट हो जाते हैं। मतलब जितना पढ़ा रहे हैं उससे थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा लेते हैं, ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, हमें तो भाई लगता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा बेहतर समझाएं। चलिए कोई बात ना, आगे करते हैं। ये प्रवर्तक सतह बता दिए, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। प्यारे बच्चों, परीक्षा में इस तरीके से लिखना है आप लोगों को। लिखा रहता है प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, तो लिख दीजिएगा कि प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ध्यान रखिएगा, प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह 2 प्रकार के, चिकना और रुखड़ा। यहां से होता है नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या है, तो लिखेंगे वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। यानी कि चिकना सतह से अगर प्रकाश का परावर्तन हो तो उसको नियमित परावर्तन, और अभी कि अगर रुखड़ा सतह से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसको अनियमित परावर्तन। तो लिखेंगे वैसा परिवर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है उसको अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये नियमित और अनियमित आपको समझ में आ गया बाबू? बताइए, ये नियमित और अनियमित आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना। नियमित और अनियमित समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया।
अब आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको समझना है। क्या क्या समझना है? जैसे देखो बाबू, अभी हम आप लोग को बताए थे कि ये हो गया परावर्तक सतह, ठीक है ना। तो आपसे परीक्षा में हो सकता है सवाल पूछ दे कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा? परावर्तक सतह किसे कहते हैं? लिखिएगा कि जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर के अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है उसे कहते हैं परावर्तक सतह। लिखा जाएगा? बताओ बाबू। चलिए हम आपको वहीं पर लेकर के चलते हैं और वहीं पर समझाते रहेंगे। ये सब छोटा छोटा परिभाषा हालांकि कभी परीक्षा में पूछा नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आपको याद रखना है। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? अभी हम आपको बताए कि ये जो सतह है इसी को कहेंगे परावर्तक सतह, क्योंकि यहीं पे प्रकाश आएगा, टकराएगा और अपने माध्यम में वापस चला जाएगा। तो जिस सतह पर प्रकाश आकर के टकराया, समझिएगा, जिस सतह पर प्रकाश आकर के टकराया, जिस सतह पर प्रकाश टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस गया, उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। तो लिखेंगे कि जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर के अपने ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को परावर्तक सतह कहा जाता है। यानी कि यह जो सतह है प्यारे बच्चों, यह हो गया परावर्तक सतह। क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा ये वाला किरण को क्या कहेंगे बाबू? जल्दी से आप लोग कमेंट करो तो। ये जो मतलब जो किरण आ रही है, जो किरण आ रही है परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को, समझिएगा, ये परावर्तक सतह हो गया, ये हो गया परावर्तक सतह पर आने वाली किरण, ये हो गया परावर्तक सतह से जाने वाली किरण। ठीक है ना? समझिएगा, समझिएगा जरा ध्यान से। ये किरण जो है, ये वाला जो किरण है, ये प्रवर्तक सतह पे आ रही है और ये किरण जो है वो प्रवर्तक सतह से टकरा करके जा रही है। तो प्रवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। याद रखिएगा, प्रवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। याद रहेगा, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यह प्यारे बच्चों अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे। यानी कि इंसिडेंट रे इसको कहा जाता है, इसलिए हम लोग इसको स्मॉल आई से सूचित करेंगे। ठीक है ना? जिसको मतलब जो इसका एंगल बनेगा अभी वो हम आगे आपको बताएंगे। अच्छा, ये जो आने वाली किरण है इसको तो कहेंगे हम लोग आपतित किरण, लेकिन ये जो जाने वाली किरण है इसको क्या कहेंगे? तो जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। तो लिख देंगे कि परावर्तक सतह से टकरा करके जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है ना? यानी कि जो किरण परावर्तक सतह से टकरा करके वापस चला गया, जो किरण परावर्तक सतह से टकरा करके वापस चला गया, उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। समझ में आ गया ना? उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है ना बाबू? याद रखिएगा। अच्छा, अब उसके बाद आपतन बिंदु भी हम आपको समझाए थे। ये हो गया परावर्तक सतह। ठीक है ना? जहां पे आपतित किरण आकर के परावर्तक सतह से टकराए। ठीक है ना? यही ना बताए थे, जिस बिंदु पर, यहां पर एक बिंदु है और इसी बिंदु पर ये आपतित किरण आकर के टकरा रहा है। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, ध्यान से समझिएगा, परावर्तक सतह, ये मतलब ये बिंदु कहां है? परावर्तक सतह पर ये बिंदु है। तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। एकदम सिंपल, समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखिएगा, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अच्छा, अब हो गया अभिलंब। अभी आपको हम जस्ट बताए थे कि आपतन बिंदु पर अगर हम एक लंब खींच देंगे, आपतन बिंदु पर अगर हम एक लंब खींचेंगे, जैसे ये आपतन बिंदु है, इस पर हम एक लंब खींच दिए, तो ये जो लंब है, लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखिएगा। तो जो लंब आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना? अब यहां पे दो चीज आपको समझना है। सबसे पहला चीज समझना है आपतन कोण और दूसरा समझना है परावर्तन कोण। यहां पे तो साफ लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे आपको। देखिए, ये हो गया क्या? परावर्तक सतह। ये हो गया प्रवर्तक सतह। आप लोग बोलिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है ना? ये हो गया प्रवर्तक सतह। यहां पे मान लिया जाए आपतन बिंदु है, यहां से प्रकाश का किरण आया आपतन बिंदु पर। ठीक है ना? यहां से टकराने के बाद ये अपने माध्यम में वापस गया। यहां पे प्यारे बच्चों हम एक लंब खींच दिए। अच्छा, लंब हमेशा कितने डिग्री का होता है बाबू? बताओ जल्दी से।
लंब कितने डिग्री का होता है? आपको पता होगा 90 डिग्री का होता है। ये तो पता है ना कि लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो अब बताइए, ये हो गया प्यारे बच्चों 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ध्यान रखिएगा, यहां ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण को ही हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं जो बताइएगा? गलती बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि वो समझ लेते हैं कि ये वाला आपतन कोण है, वो समझ लेते हैं कि ये वाला आपतन कोण है। नहीं, आपतन कोण हमेशा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। या मतलब ये बात आप लोग याद रखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, ना कि ये जो प्रवर्तक सतह और आपतित किरण के बीच का कोण है उसको नहीं कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को हमेशा सूचित किया जाता है स्मॉल आई से। किससे? स्मॉल आई। बहुत बढ़िया। और आपतित किरण और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहेंगे परावर्तित कोण। क्या कहेंगे? परावर्तित कोण कहेंगे। और इसको प्यारे बच्चों स्मॉल जल्दी से आप लोग लिख दीजिए हमसे पहले, स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड का पहला अक्षर आर होता है, इसलिए इसको हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल आर से। तो बाबू ध्यान रखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, वही लिखा हुआ है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तित कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बताओ बाबू, परावर्तित कोण नहीं, परावर्तन कोण, सॉरी मिस्टेक हो गया है, परावर्तन कोण। ठीक है ना, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितना डिग्री का कोण ये रहेगा उतना ही डिग्री का कोण ये रहेगा, यानी कि आई और आर हमेशा बराबर होता है। आई इज इक्वल टू आर होता है, यानी कि प्यारे बच्चों आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद रखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यह बात याद रखिएगा। अगर मान लिया जाए कि ये आई जो है वो 45 डिग्री है, अगर मान लेते हैं कि आई कितना है 45 डिग्री है, तो आर कितना होगा? बताओ बाबू जल्दी से। आर भी 45 डिग्री होगा, आर भी 45 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। अगर आई 45 है तो आर 45 है। अच्छा चलिए, आप लोगों को एक छोटा सा सवाल देते हैं। आप लोगों से परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताओ बाबू, रहेगा यदि आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो आर बराबर कितना होगा? जल्दी से बताओ बाबू। आर इज इक्वल, ये ध्यान रखिएगा, आई 60 डिग्री है तो आर कितना डिग्री होगा? जल्दी से एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए। हाँ, साठ डिग्री, यानी कि आई जितना डिग्री का होगा उतना ही डिग्री आर होगा। आपको यहां पे बनाना कैसे है? आप लोग सीधे लिखिएगा सॉल्यूशन। चूंकि आई इज इक्वल टू आर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं चूंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसलिए आई बराबर कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर आर, इसलिए आर बराबर 60 डिग्री। यानी कि जितना डिग्री का आई होगा उतना ही डिग्री का आर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना बाबू। अगर मान लिया जाए कि आई आपसे दे दिया जाए 50 डिग्री, तो आर कितना होगा? आर भी आपका 50 डिग्री ही होगा। यानी कि जितना डिग्री का कोण ये वाला होगा उतना ही डिग्री का कोण ये वाला होगा। समझ में आ गया ना? आपतन कोण जितना डिग्री का होगा उतना ही परावर्तन कोण भी होगा, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। बताओ बाबू, समझ में आ गया? समझ में आ गया? और आपको पता है ये जो है ना, ये प्रवर्तन का एक नियम भी है। समझ में आ गया ना? ध्यान से सुनिएगा। समझ में आ गया? बताओ बाबू जल्दी से। यस सर, सब लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार जल्दी से डबल सी लिखिए।
अब एक चीज समझिएगा, यहां पे ये चीज तो समझ गए, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। अब एक चीज और समझिएगा आप लोग, इससे पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहेंगे। आप ये चीज देखिए, ये हो गया प्यारे बच्चों प्रवर्तक सतह, ये क्या हो गया प्रवर्तक सतह, ये हो गया प्रवर्तक सतह, और ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया प्रवर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब। ठीक है ना, समझिएगा जरा ध्यान से, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब। अच्छा आप एक चीज जरा देखिए, आपतित किरण हो चाहे प्रवर्तित किरण हो चाहे अभिलंब हो, तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? बताओ बाबू जल्दी से, तीनों एक ही तल में है ना? ध्यान रखिएगा, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में है। यहां पे याद रखिएगा, यहां पे बाबू ये हो गया आपतित किरण, क्या हो गया? आपतित किरण, आपतित किरण, ये क्या हो गया? परावर्तित किरण, ये क्या हो गया? परावर्तित किरण, आपतित किरण, ये हो गया प्रवर्तित किरण, और ये क्या हो गया? अभिलंब, ये अभिलंब, ये क्या हो गया? अभिलंब। लिखिएगा कि तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में है, एक ही तल में है, यानी कहने का मतलब हुआ कि तीनों जो है ना वो यहीं से शुरू हो रहा है, तीनों एक ही तल में है। आपतित किरण भी यहीं आया, प्रवर्तित किरण भी यहीं आया, अभिलंब भी यही आया, तीनों एक ही तल में है प्यारे बच्चों। और यही दो प्रकाश के प्रवर्तन का नियम है। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश के प्रवर्तन का नियम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम बार 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 परीक्षा में पूछा जाता है। प्रकाश के प्रवर्तन के दो ही नियम होते हैं, ये क्वेश्चन 2016, 2018, 2022 बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखिए और किरण आरेख के द्वारा समझाइए, यानी कि चित्र बना करके भी समझाइए। अभी हम आपको समझाए प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। आप लोगों से पूछा जाए कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम, तो बताइएगा प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? सब बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है बाबू, जल्दी से बताइए। अच्छा, हिस्ट्री का नोट्स आप लोग को मिल गया है, जाकर के चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्लास के बाद चेक करिएगा। हिस्ट्री का नोट्स आप लोग को मिल गया है, हिस्ट्री का नोट्स बचा हुआ नहीं है, आप लोग को मिल गया है। दो नियम होते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेम यही वाला चीज जो बताया ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। कितना आसान है बाबू, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यह पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि यह वाला कोण और यह वाला कोण, यानी कि I और R दोनों बराबर होता है, दूसरा नियम है। दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से, प्रवर्तन कोण को R से सूचित करते हैं, यानी कि I इज इक्वल टू R। प्यारे बच्चों, यही दो प्रकाश के प्रवर्तन का नियम है, और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट VVI कर लीजिए, मोस्ट VVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर ये परीक्षा में आ जाए, और एकदम आएगा, कंफर्म आएगा, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? याद रखिएगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है, ठीक है ना। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। कौन कौन? पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में है, और आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, ये दूसरा नियम है, ठीक है ना। तो बताओ बाबू, ये दोनों नियम याद हो जाएगा आप लोगों को? अगर याद हो जाएगा तो सभी बच्चे एक बार लिखिए यस सर। अगर प्रकाश के प्रवर्तन के दोनों नियम आप लोगों को समझ में आ गया है तो एक बार लिखिए यस सर, जल्दी से, जल्दी से बताओ बाबू। अगर दोनों नियम आप लोगों को समझ में आ गया है तो एक बार लिखिए जल्दी से यस सर। पूरा कमेंट बॉक्स भरना चाहिए यस सर से, एक दो बच्चे कमेंट करेंगे तो नहीं काम चलेगा, पूरा कमेंट बॉक्स यस सर से भरना चाहिए, तब ना मजा आएगा। बताओ बाबू, ठीक है, सही है ना? चलिए
हाँ, अब एक आज के क्लास का लास्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाते हैं विचलन कोण। समझिएगा, अब हम आपको लेके जा रहे हैं एक नए टॉपिक की तरफ जिसको कहते हैं विचलन कोण। विचलन कोण क्या है? विचलन कोण ये हमारा टॉपिक है। समझिएगा, विचलन कोण के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। हाँ देखो बाबू, विचलन कोण समझने का प्रयास करिएगा। कभी कभी यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। जब आप लोग आगे जाएंगे 12th क्लास में तो वहां पे न्यूमेरिकल का बहुत ज्यादा वैल्यू रहता है। आईआईटी का तैयारी करेंगे, नीट का तैयारी करेंगे, वहां पे न्यूमेरिकल का बहुत ज्यादा वैल्यू रहता है। इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। ये आपका हो गया प्रवर्तक सतह। ये क्या हो गया? प्रवर्तक सतह। ये क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका प्रवर्तक सतह। और यहां से कोई प्रकाश का किरण आ रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। यहां से कोई प्रकाश का किरण आ रहा है, यहां पे टकराने के बाद ये अपने माध्यम में वापस चला गया, वापस जाएगा भी, टकराने के बाद अपने माध्यम में वापस चला गया। यहां पे हम बीच में अभिलंब डाल देते हैं। अब एक चीज समझिएगा, ये जो हमारा आपतित किरण है, ये क्या है बाबू? आपतित किरण। तो आपतित किरण का जो भाग है इसको हम क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ये आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग है। अब समझिएगा बाबू, आपतित किरण, ये जो आपतित किरण आ रहा था इसको हम आगे की ओर बढ़ा दिए। अब जब हम इस आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाए, इस आपतित किरण को हम आगे की ओर बढ़ाए, अब यहां से दुगो कोण बनेगा। कैसे दुगो कोण बनेगा? एगो तो यहां से कोण बनेगा, यहां से यहां तक। बाबू बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। और एक कोण बनेगा ऐसे उल्टा, यानी कि एक बन रहा है घड़ी की दिशा में और एक बन रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दुगो कोण बन रहा है। यहां से आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? समझिएगा बाबू जरा, अगर परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से कहां तक कोण बन रहा है? परावर्तित किरण तक। आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक, परावर्तित किरण तक, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बन रहा है, परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है, जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विचलन कोण कहते हैं। उसे विचलन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। समझ में आया बाबू? अच्छा ये बताइए कि कोण दो तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहां से एक तो बन रहा है घड़ी के दिशा में, जैसे घड़ी घूमता है ऐसे, तो एक तो बन गया ये वाला कोण और दूसरा कोण बन गया ये वाला, यानी कि दूगो कोण बना। दूगो कोण बनाना बाबू, तो इसी को कहते हैं विचलन कोण। देखिए आपतित किरण, इसका एक भाग बढ़ा दिए, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसी को प्यारे बच्चे विचलन कोण कहते हैं। समझ में आया विचलन कोण? और ध्यान रखिएगा, ये जो विचलन कोण है इसको हम लोग एक संकेत के माध्यम से सूचित करते हैं जिसको कहते हैं डेल। ध्यान रखिएगा, विचलन कोण को ना हम लोग डेल कहते हैं, ठीक है ना। विचलन कोण, विचलन कोण जो है प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं? डेल कहते हैं। इस तरीके से इसका सिंबल पड़ता है। आप एबीसीडी में लिखते हैं क्या? एबीसीडी में लिखते हैं ना एस, तो जो एस है उसको पीछे से ऐसे सटा दीजिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेल। क्या कहते हैं बाबू? डेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेल कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2i। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 180 डिग्री माइनस 2i। ध्यान रखिएगा, विचलन कोण का फॉर्मूला है 180 डिग्री माइनस 2i। और यह कितने तरीके से होता है? दो तरीके से, एक घड़ी के दिशा में और एक घड़ी के विपरीत दिशा में।
समझ में आ गया ना, ये बात याद रखिएगा। तो विचलन कोण अगर परीक्षा में आ जाए तो कुछ इस तरीके से लिखना है, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, डेल कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2i। क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 2i। यह दो तरीके से बनता है, घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। अब विचलन कोण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आता है, चलिए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो बाबू, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन रहेगा, यदि, समझिएगा, यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो विचलन कोण क्या होगा। तो विचलन कोण क्या होगा, विचलन कोण क्या होगा। यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो विचलन कोण क्या होगा। बाबू अब बताओ, इसका आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आई कहते हैं, ठीक है ना। आपतन कोण का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, तो आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं। अभी ना बताए हैं कि आपतन कोण को आई से और प्रवर्तन कोण को आर से, अभी बताए हैं। तो आपतन कोण का मान 45 डिग्री, तो आई बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। तो कह रहा है कि विचलन कोण बराबर, यानी कि प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा, डेल बराबर आपसे पूछा जा रहा है, विचलन कोण बराबर क्या होगा। तो हम अभी हम लोग फॉर्मूला जाने हैं कि विचलन कोण बराबर क्या होता है। अभी हम फॉर्मूला आपको बताए हैं कि विचलन कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i। विचलन कोण बराबर क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 2i। तो प्यारे बच्चों यहां पर 180 डिग्री माइनस 2i, i का मान कितना है 45, तो 2 गुने 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुने 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों 180 डिग्री अब माइनस 45 दूनी 90, यानी कि 90 डिग्री बराबर आंसर कितना आ गया, 90 डिग्री। यानी कि विचलन कोण का मान क्या आ गया हमारा, 90 डिग्री। सभी बच्चों का सही है, बताओ बाबू, सही है ना। चलिए एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, बना दीजिएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे, बना दीजिएगा। चलिए बना के दिखाइए। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक प्रकाश की, आप ऐसे लिखिएगा, यदि कोई, क्वेश्चन हम आपको देते हैं, बनाइएगा, देखते हैं कितने बच्चे सही बनाते हैं। यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से, यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पे आ रही है, 35 डिग्री के कोण पर आ रही है, तो विचलन कोण का मान बताइए, ठीक है ना। तो विचलन कोण का मान क्या होगा, तो यहां पे दो चीज निकालिए, आपतन कोण और विचलन कोण का मान बताइए। तो आपतन कोण और विचलन कोण का मान क्या होगा, आपतन कोण और विचलन कोण का मान क्या होगा, आपतन कोण और विचलन कोण का मान क्या होगा। बताओ बाबू, आपतन कोण और विचलन कोण का मान क्या होगा। बहुत सारे बच्चे 110 डिग्री बता रहे हैं, कुछ बच्चे 70 बता रहे हैं। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले तो इसका एक फिगर बनाते हैं हम, ठीक है ना। क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि कोई आपतित किरण है जो प्रवर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आ रहा है। यह कोई प्रवर्तक सतह है, ठीक है ना, यह कोई प्रवर्तक सतह है। यहां से आपतित किरण हो गया, यह प्रवर्तित किरण हो गया, और यह बीच में अभिलंब हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पे आ रहा है, यानी प्यारे बच्चों प्रवर्तक सतह हमारा ये वाला है, और प्रवर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर, यानी कि ये वाला कोण हमारा दिया हुआ है 35 डिग्री।
ये वाला कोण कितना दिया हुआ है 35 डिग्री। अब कह रहा है कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान बताइए। तो यहां पे आपतन कोण कौन वाला है, ये वाला कोण आपतन कोण है, ठीक है ना, ये वाला कोण आपतन कोण है। तो पहले तो हमको आपतन कोण का मान निकालना होगा। तो आपतन कोण का मान हम लोग कैसे निकालेंगे बाबू, बताओ जल्दी से। अब आपको पता है कि अगर कोई 90 डिग्री है, अगर कोई 90 डिग्री, ये अगर कोई लंब है तो ये 90 डिग्री होता है। अगर बीच में यहां पर ये 35 डिग्री है तो ये वाला मान कितना होगा, 90 माइनस 35 कर देंगे, 90 माइनस 35 करेंगे। चूंकि ये वाला पूरा हो गया 90 डिग्री, ये वाला पूरा कितना हो गया 90 डिग्री, ये वाला अकेले हो गया 35 डिग्री, तो ये वाला कितना आएगा, ये वाला कितना आएगा, बताओ बाबू जल्दी से, कितना आएगा। लो, इसी में अधिकांश बच्चे कंफ्यूज कर गए। आप लोग इसको तो निकाले ही नहीं, 55 डिग्री आएगा ना, ये कितना आएगा 55 डिग्री। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे हम लोग आपतन कोण का मान निकालेंगे ना, सबसे पहले हम लोग आपतन कोण का मान निकालेंगे। तो आपतन कोण बराबर कितना आ जाएगा, आपतन कोण बराबर 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री बराबर 55 डिग्री। यानी कि आई बराबर हमारा निकल गया कितना 55 डिग्री, आई बराबर हमारा निकल गया 55 डिग्री। अब विचलन कोण का मान निकालना आसान हो गया। अब प्यारे बच्चे हम लोग विचलन कोण का मान निकाल लेंगे। अब हम लोग विचलन कोण का मान निकाल लेंगे। विचलन कोण यानी कि डेल बराबर निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 2i, यानी कि 180 डिग्री माइनस 2 गुने आई का मान कितना निकला है 55 निकला है। यानी कि 180 डिग्री माइनस 55 दूनी 110, यानी कि प्यारे बच्चों कितना हो गया 70 डिग्री। यानी कि डेल बराबर विचलन कोण का मान 70 डिग्री आया। आप लोग बहुत सारे बच्चे गलती कर दिए थे, कुछ लोग 110 बता रहे थे, कुछ लोग कुछ बता रहे थे। इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है ना। बताओ बाबू, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं, लास्ट, आज के क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन है यदि परावर्तन कोण का मान, यहां पे ध्यान से सुनना, आई का मान नहीं दे रहे हैं हम, आर का मान दे रहे हैं। परावर्तन कोण इसको हम लोग आर से लिखते हैं, तो आर का मान दे रहे हैं, ठीक है ना। ये मत समझना कि आई का मान दिया हुआ है, नहीं, आर का मान 80 डिग्री है, 80 डिग्री है। तो विचलन कोण क्या होगा, तो विचलन कोण क्या होगा, तो विचलन कोण क्या होगा, बताओ बाबू जल्दी से। अब की बार में आई का मान नहीं, आर का मान दे दिए, तो पहले हमको आई का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र तो है 180 डिग्री माइनस 2i, लेकिन यहां पे तो आई का मान नहीं है, यहां पे तो आर का मान है। लेकिन प्यारे बच्चों आपको ये पहले आपतन कोण का मान निकालने के लिए यहां पे हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे परावर्तन के नियम से। कैसे लिखेंगे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन का नियम यही ना कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण का मान कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। तो आपतन कोण यानी कि आई बराबर हमारा निकल गया कितना 80 डिग्री। अब आई बराबर अगर हमारा 80 डिग्री निकल गया है तो हमसे विचलन कोण का मान नहीं निकल जाएगा। अब हम लोग आराम से निकाल लेंगे विचलन कोण डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i, यानी कि 180 डिग्री माइनस 2 गुने आई का मान कितना आया है 80 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री माइनस 80 दूनी 160, यानी कि प्यारे बच्चों 20 डिग्री, यानी कि डेल का वैल्यू कितना आया 20 डिग्री आया। कितने बच्चों का 20 डिग्री आया है, सब लोगों का आया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से विचलन कोण का मान निकाला जाता है, समझ में आ गया ना बाबू। इस तरीके से विचलन कोण का मान आप लोग निकाल सकते हैं, समझ में आया। इस तरीके से आप लोग विचलन कोण का मान निकाल सकते हैं। यहां तक बताइए अगर सब बच्चों को समझ में आ गया हो तो।
बताओ बाबू, यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अब अगली क्लास में हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे जिसको कहते हैं प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। आप लोगों को हम अगली क्लास में प्रतिबिंब पढ़ाएंगे। प्रतिबिंब में पढ़ाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, ये सब प्रतिबिंब के बारे में हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो अगली क्लास में आप लोग प्रतिबिंब पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है बाबू? अगली क्लास में प्रतिबिंब पढ़ने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो अगली क्लास में प्रतिबिंब के लिए तैयार रहिए और एकदम मजे से पढ़ाई करिए। बताओ बाबू, आज का क्लास कैसा लगा? बताइए आप लोग, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। आज का क्लास कैसा लगा? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताइए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया है, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा ना? अगली क्लास में प्रतिबिंब के बारे में पढ़ाएंगे, तो 7 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है ना? और हम सोमवार से बोल दिए हैं कि 2 क्लास लेंगे, तो सोमवार से 2 क्लास लेंगे। ठीक है बाबू? तो अब अगली क्लास में हमारा मुलाकात होगा, अगली क्लास में आपके साथ मिलेंगे। तो अगली क्लास में आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यारे बच्चों मन लगा करके एकदम बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है ना? मुलाकात करेंगे अगली क्लास में इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।